आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, रेलवे भर्ती मामले पर उठा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस पूरे मामले को लेकर बिहार बंद बनाया गया। बिहार के कई हिस्सों में मुश्तइल एहतजाज हुआ। कई दिन से जब से मामला रोशनी में आया है, पटना से लेकर प्रयागराज तक लगातार हंगामा जारी है और इसी को लेकर इलाहाबाद में और इसके अलावा पटना में कई तलबा को गिरफ्तार किया गया, कई तलबा पर एफआईआर की गई। हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसे लेकर बिहार बंद मनाया गया और बिहार बंद को लेकर कई जगहों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में मुल्क में बेरोजगारी का जो ग्राफ है क्या वो बढ़ रहा है और सरकार इस मसले को लेकर कितना संजीदा है, क्योंकि हर बार इंतखाबात में ही कहा जाता है कि रोजगार को लेकर सरकार संजीदा है और रोजगार को लेकर बहुत से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इंतखाबात खत्म होते ही ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं और तलबा पढ़ाई लिखाई के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर यह हंगामा थम क्यों नहीं रहा है। तो बेरोजगारी, एहतिजाज और सियासत, लगातार रेलवे भर्ती का जो मामला था उस पर हंगामा बढ़ा और हंगामा इतना बढ़ा कि बिहार बंद मनाया गया और बिहार बंद में भी कई जगहों पर एहतिजाज हुए, तलबा को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ। ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन क्या वाकई में रोजगार एक बड़ा मसला मुल्क में बनता जा रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुरदीप सिंह सप्पल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान उदय सिंह जी, बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। उदय सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं उदय सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हाँ, मैं उदय कुमार सिंह हूं। उदय सिंह ने, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम उदय कुमार सिंह। ठीक है जी जी, सॉरी। उदय कुमार सिंह जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर ये मसला थम क्यों नहीं रहा है? सरकार बार बार दावे करती है कि रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन आप देख लीजिए पिछले कई दिनों से मुद्दा उठा है, आज इस पर बिहार बंद मनाया गया, लेकिन यह मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, यह बड़ा ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है जी। जिस मुद्दे पे आज बिहार बंद हुआ, कल आगजनी हुई और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, तो यह एक अति संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार भी पूरी तरह से उतनी ही गंभीर है जितना आज बंद को लोगों ने कॉल दिया। बंद का कॉल पूरी तरह राजनीतिक था, इसलिए कि कल ही सारे मामलों को, जिन मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच आक्रोश था, उन सभी मुद्दों से संबंधित विवाद पे कल बात हुई थी माननीय रेल मंत्री का और हमारे बिहार के माननीय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी का, और उन लोगों ने एक रास्ता भी निकाल दिया था। एक बोर्ड का, एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी में जितने तरह के इश्यूज थे, जो उनका जो गंभीर इशू है, और वो है कि एक छात्र 3 पदों पे, 4 पदों पे उसकी सिलेक्शन हो गई है, और दूसरा, और भी जो बीच में आवाज आ रहा है, और भी, हेलो जी 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 हेलो जी, अब बीच में, हाँ, बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहा है। हेलो, ठीक है, उसे सही किया जाएगा। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान डिबेट में जुड़ गए, उनका भी मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो डिबेट में जुड़ चुके हैं। तौकीर आलम साहब, लीडर हैं आरजेडी के, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर आलम साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। उदय कुमार सिंह जी, क्या जो प्रॉब्लम है वो खत्म हुई? हाँ, देखिए, ये मामला आपने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत संजीदा है, गंभीर है। अगर सरकार गंभीर होती तो यह मसला पैदा नहीं होता, यह हंगामा नहीं होता, बिहार बंद की नौबत नहीं आती। देखिए, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नियुक्तियां निकाली गई थी
और इसमें जो जहां तक हमें ख्याल है कि 25,321 पदों के लिए 1,25,00,000 अभ्यर्थी थे। और इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के ये पोस्ट थे और इसमें डिफरेंट लेवल के इस पद थे, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के भी थे, इंटर लेवल के भी थे। और जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो इसमें बैठे हुए जो छात्र थे उनको लोअर लेवल पे भी सिलेक्ट कर लिया गया और एक छात्र का कई एक पोजीशन में सिलेक्शन हुआ, जिसके चलते जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उन लोगों की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई और वो रेस से बाहर हो गए। इन सभी मुद्दों पे माननीय रेल मंत्री के द्वारा कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि एक जांच समिति बैठा दी गई है और जिन जिन विषयों पे छात्रों का गंभीर ये था, रिजर्वेशन था, उन सभी चीजों को लगभग रिड्रेस कर दिया गया है। और यह भी निश्चित कर दिया गया है कि यह जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी अपना प्रतिवेदन 4 तारीख को दे देगी और जो भी इनके ग्रीवांस है उनका रिड्रेसल होगा। अभी बिल्कुल, यानी कमेटी इस पूरे मसले को देखेगी और उसके बाद इस मसले को हल किया जाएगा। मैं गुरदीप सिंह सपल जी आपके पास आऊंगा। गुरदीप जी, यहां पर उदय कुमार सिंह जी ने कहा कि इस मसला बहुत गंभीर नहीं है, सरकार इसे देख रही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता है जो डिजिट यहां पर गिना रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने एग्जाम दिया है, यानी बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई या बेरोजगार मुल्क में कितने ज्यादा बढ़ गए? एक एग्जाम देने के लिए लाखों की तादाद में लोग और करोड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो निकल कर आते हैं। यह मसला इतना गंभीर कैसे हो गया? क्या पिछली सरकारों ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है? देखिए, जो उदय कुमार सिंह जी कह रहे थे कि सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है, वो केवल लीपापोती है। वो कहते हैं ना कि तो इधर उधर की बात न कर, कारवां क्यों लुटा ये बता। कारवां यूं लुटा कि लगातार भर्तियां खत्म कर दी गई हैं। 2 दिन से बीजेपी के सारे प्रवक्ता और रेलवे मंत्री कह रहे हैं कि देरी हुई, यूं हुई कि 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि 2019 में भी इलेक्शन के पहले जब 90,000 पोस्ट निकाली थी रेलवे ने, उसमें 2 करोड़ 85 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और 1,350 करोड़ रुपए की आपने फीस ली थी। जब आपको पता है कि इतने संख्या में लोग अप्लाई करते हैं तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? सही भर्तियां थी वो भी कैंसिल हुई थी। ये उसके बाद 35,000 भर्तियां आई हैं। वो 90,000 की बात अभी नहीं कर रहे हैं। और बात सिर्फ इन भर्तियों की नहीं है। सवाल यह है कि आज की तारीख में बेरोजगारी पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इस बात को बीजेपी क्यों नकार रही है? आज की तारीख में जो अपना डेटा है इनका, जो अलग अलग सवालों के जवाब में इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में दिया है, 60 लाख पद, 30 लाख केंद्र सरकार के और 30 लाख राज्य सरकार के खाली हैं। उसको क्यों नहीं भर रहे हैं? उसकी वजह है क्योंकि बीजेपी, ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं कि जॉब ना देने से उसको दिक्कत आएगी, वो समझते हैं, लेकिन फिर भी वो नौकरी नहीं दे रहे हैं। उसके 4 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिन एसेट्स को आपको बेचना है, प्राइवेट करना है, उनके लोड को, उनके खर्चों को कम करना है। इसलिए सारे पीएसयूज के अंदर भर्तियां लगभग बंद है। ओएनजीसी जैसा बड़ा, देश का सबसे बड़ा पीएसयू ओएनजीसी, पिछले साल केवल 313 जॉब्स आई थी, केवल 313, क्योंकि आपको प्राइवेटाइज करना है हर चीज को। एक तो वजह यह हो गई। दूसरी वजह है कि आपको आरक्षण खत्म करना है, तो आपने रेगुलर जॉब खत्म करके सबको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे दी है। धीरे धीरे अभी कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने बी और सी कैटेगरी के सभी जॉब्स को 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित कर दिया है। तो जॉब आएंगी कहां से? तीसरी वजह है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, परसों खबर आई कि जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम है, जिसमें कि आईएएस, आईआरएस, फॉरेन सर्विस के, ऑडिट सर्विस के लोग होते हैं, उसमें पिछले 6 साल से प्रमोशन नहीं हुई। 1/3 पोस्ट खाली है। क्यों खाली है? बिल्कुल, यानी ये हंगामा ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सी वजह हैं और जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसके पीछे भी कई वजह हैं। मैं इस पर और सपल जी हम आगे और बात करेंगे। मैं जल्दी से तौकीर आलम साहब और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी,
यूपी में चुनाव का दौर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हंगामा बिहार में भी है और इसी इशू को लेकर इलाहाबाद और प्रयागराज में भी हंगामा हुआ। सर, सवाल यह उठ रहा है, क्या सरकार की जो नीति है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की, यह एक बड़ा मसला है बेरोजगारी को लेकर? देखिए, आपके इस डिबेट के माध्यम से पूरे देश के जो युवा हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भारत की आत्मा है वो सरकारी संस्थानों में और संवैधानिक संस्थाओं में बसती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात से कोई असहमति नहीं जता सकता। इस पैनल में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उदय जी, वो भी नहीं असहमति जता सकते हैं। तो अगर जो सरकार, जो पार्टी भारत के सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है तो वो उन्हीं संस्थाओं में भर्ती कैसे करेगी, आप मुझे बताइए। उसमें भर्ती कर ही नहीं सकती वो, ये तो बिल्कुल विरोधाभासी स्टेटमेंट है। अब इसमें कितना भी लेपापोती कर लो, इस चीज का कोई महत्व तो नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो ऐसा है, अगर भारत के सरकारी संस्थानों को बेच सकती है तो आज अगर भारत मां कहीं मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो उनकी किडनी निकाल के भेज देंगे, ये इनका चरित्र है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ये रहेंगे तो युवाओं को रौदेंगे, युवाओं को मारेंगे। आप मुझे बता दीजिए, भारत के इतिहास में कब ऐसा हुआ कि जब अभ्यर्थियों के कमरे के दरवाजे तोड़ के, बंदूक की बट से तोड़ के पुलिस प्रशासन की इतनी हैसियत हो गई है कि इस देश और प्रदेश के युवा को अपने बट से दरवाजे तोड़ के अंदर से निकाल के मारने का काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं ये लोग। धरना स्थल पर कोई कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, उसको आप रोकिए, आप किसी घर में घुस के मारेंगे जाके? मतलब इतना हमारे युवाओं का स्तर इतना गिरा दिया आपने। ये समझ लीजिए बिल्कुल ही संवेदनहीन, जो 750 किसानों की मौत को कुछ नहीं समझते हैं। वैसे ये भी कह रहे हैं, अभी उदय जी कह रहे हैं कोई सीरियस बात नहीं है। अरे सीरियस बात कौन सी होती है? गोली दाग दी आपने युवाओं पे, और क्या सीरियस हो सकता है? युवाओं को लाठी मार दी आपने, कमर तोड़ दिया। अभी टीईटी परीक्षा वाला आपने देखा होगा, एक महिला अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में थी, गर्भवती थी, उसके पेट पर लाठी मार दिया पुलिस वालों ने। अब इससे ज्यादा क्या करोगे मुझे बताओ? किसी के पेट से बच्चा काट के निकालोगे क्या? ये काम करने के लिए आए हो आप लोग? मतलब इतनी संवेदनहीनता। अरे आपका बच्चा नहीं होता क्या उसमें? आपके बच्चे इलाहाबाद में नहीं पढ़ते हैं क्या? आपके बच्चे पटना में नहीं पढ़ते हैं, दिल्ली में नहीं पढ़ते हैं क्या? अगर आपके बच्चे को एक थप्पड़ मारे तो आपको कितना दर्द होगा पता चलेगा। पुलिस ऐसे खींच के ले जा रही है जैसे कोई आतंकवादी आ गए हो किसी दूसरे देश से। मतलब मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं युवा हूं, मैं भी इलाहाबाद में रहा हूं, मैं जानता हूं कैसे लोग वहां पे रहते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं होते हैं ठंडी में पहनने के लिए, और इस ठंड में अगर आप लाठी मारो तो कैसा उनको लग रहा होगा मुझे बताइए। जो माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं इलाहाबाद में, वो 2 रोटी कम खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को 2,000 रुपए भेजते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ेगा और नौकरी करेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि इनका जो मुस्तकबिल होगा वो रोशन होगा। लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर तलबा को, स्टूडेंट्स को दर दर भटकना पड़े तो इस पर सरकार को तो कम से कम सोचना चाहिए। मैं तौकीर आलम साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। तौकीर आलम साहब, कहा जाता है और पहले भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है कि घर में कोई एक शख्स की, किसी एक आदमी की नौकरी अगर सरकारी हो जाए तो पूरे खानदान का मसला हल हो जाता है। यहां सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी के भी एक तरह से लाले लग गए हैं। नीतीश कुमार जी दावे खूब करते हैं सरकारी नौकरी को लेकर, लेकिन आप देखिए कि आज नौबत क्या आ गई, बिहार बंद मनाया जा रहा है, जगह जगह हंगामा हो रहा है। क्या वजह है? आखिर क्या वाकई में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? तौकीर आलम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही है? जी जी जी, अब आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नौजवानों को ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार जिस तरह से लोगों को बेरोजगार करने की मुहिम जो तेज कर रखा है, कि वो कहती है कि हम अपने वर्तमान सरकार में अपने सहयोगी भाजपा के साथ चलकर जो सरकार चला रहे हैं, वो सरकार जो है रोजगार दे रही है। लेकिन ये प्रदर्शन इस बात को ये साबित करती है कि आप और आपके सहयोगी साथी ने बिल्कुल नौजवानों को, बिहार को अपंग बना दिया है और उन्हें लूला लंगड़ा बना दिया है। क्योंकि जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं तो उनको एक सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि जैसे ही मैं स्नातक और करते हैं तो मुझे सरकार की नौकरी मिलने की एक उम्मीद झलकती है। लेकिन जब वो नौकरी को जब भटकते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी मिलती भी है तो उन्हें नौकरी की जो बातें आती हैं वो प्राइवेट के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। ये बिहार जो एक छोटी लॉलीपॉप जो दे रखा है, इससे हमारे बिहार के सारे नौजवानों को बहुत ही
मायूस कर रखा है। और आज का जो घटना है बेरोजगारी चूंकि पिछले चुनाव से ही, उसके पिछले चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर बिहार में सबसे बुरी अगर हालत है तो बिहार के नौजवानों की है, बिहार में रोजगार की है, बिहार में कल कारखानों की है। तो आप हमारे वर्तमान सरकार नीतीश कहते हैं कि नहीं, हमने कल कारखाने खोल दिए, स्कूल कॉलेज खोल दिए, दफ्तरें खोल दिए, लेकिन रोजगार आपने दिया कहाँ? आपने तो रोजगार देने के नाम पे सिर्फ ठगबाजी की है। और यही कारण है ठीक है उदय कुमार सिंह जी, क्योंकि आप अकेले हो और अपोजिशन से 3 गेस्ट हैं, तो मैं आपको मौका ज्यादा दूंगा। उदय कुमार सिंह जी, बिल्कुल उदय कुमार सिंह जी, मैं आपको मौका ज्यादा दूंगा। उदय कुमार सिंह जी, जो बात गुरदीप सिंह सप्पल जी ने कही, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने और तौकीर आलम साहब ने कही कि सरकार दावे और वादे तो खूब करती है, लेकिन जो हकीकत है रोजगार को लेकर वो सबके सामने है। करोड़ों स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पर हैं, वो हंगामा कर रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? क्या वाकई में सरकार जो है इस मामले में एक तरह से फेल हो चुकी है पूरे तौर से? मैं आपके पूरे प्रश्न का जवाब दूंगा। कुछ चीजें हमारी जो सुनी गई, जो आपके पैनलिस्ट हैं, हमारे भाई लोग जो बोल रहे थे जी, उसमें जो मैंने कहा उसका ठीक विपरीत कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा कि यह अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। हम भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, और जैसा कि गुरदीप सिंह भाई साहब ने कहा कि प्रमोशन नहीं होता है आईएएस और आईपीएस लेवल में, मेरा स्वयं पिछले वर्ष प्रमोशन हुआ था। और ये एक बिल्कुल टाइम बाउंड फेनोमेनन है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में प्रमोशंस होते हैं अनलेस कि आपके यहाँ किसी तरह का आपके सर्विस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो, नंबर 1। दूसरी बात जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कुछ लैप्सेज हुए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। अगर समय रहते उनके द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। और छात्रों का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को मैं पूरी तरह से समझता हूं, क्योंकि हम भी उस व्यवस्था से गुजरे हैं, उस उम्र से गुजरे हैं जब पढ़ाई करते हुए एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने परिवार का एक संबल, एक सहारा बन सके, तो उसके सामने रोजगार के सिवाय और दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। बरसों से ये लोग नहीं, तो वही स्टूडेंट जो रोजगार मांगने के लिए सरकार से सड़कों पर उतरे या सरकार से रोजगार मांग रहे, तो रोजगार के नाम पर सरकार दे क्या रही है? रोजगार के नाम पर सरकार लाठीचार्ज करा रही है, रोजगार के नाम पर स्टूडेंट को जेलों में ठूंसा जा रहा है, तो रोजगार के नाम पर मिल क्या रहा है? नहीं, आप प्लीज पहले हमें समाप्त करने दें, फिर बीच में बोले। मैं आपको एक एक प्रश्न का आपका जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक ये जो एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में जो लैप्सेज प्रतिवेदित हुए हैं कि यहां कमियां हुई है, उन सारी कमियों को स्वीकार कर लिया गया है माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा। आज माननीय सांसद सुशील कुमार मोदी जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि छात्रों के ऊपर किसी भी तरह की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो धर्मेंद्र जी ने बोला, वो भी हम लोगों के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र जी ने कहा कि हॉस्टल में जाकर के और दरवाजा तोड़ करके छात्रों को पीटा गया, यह निश्चित तौर पे कंडेमनेबल है और यह अमानवीय घटना है। इस पे कार्रवाई के लिए सरकार ने रिकमेंड किया है। और जो छात्रों ने वहां पे जिस तरह का काम किया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, रेलवे को आग लगाया, तो क्या वो छात्रों की संपत्ति नहीं थी? इस तरह की जो घटनाएं, जो उग्र प्रदर्शन हुआ, ये इस तरह के प्रदर्शन को तो कोई अलाउ नहीं कर सकता है। जहां तक छात्रों की कार्रवाई हुई, जहां तक हेलो जी, जहां तक उन पे दमनात्मक कार्रवाई की बात है, तो सभी लोग इस बात से सहमत हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आ रहा हूं जी, कि इस आंदोलन में अगर किसी तरह का कोई एफआईआर, कोई इस तरह का एक्शन हुआ है, तो वो भविष्य में बहुत सारा आंदोलन के समय में, चलिए ठीक है, जो सरकार ठीक है, एक करके मैं सबका जवाब ले लेता हूं। गुरदीप सिंह सप्पल जी, जल्दी से आप अपना रिएक्शन, उसका धर्मेंद्र जी और तौकीर जी, मैं आ रहा हूं जी। जहां आपने रोक दिया था और उदय कुमार सिंह जी ने जो बात बोली जी, मैंने नहीं बोला कि आईएएस आईपीएस के प्रमोशन नहीं हो रहे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज सीएसएस के प्रमोशन पिछले 6 साल से रुके हैं। 30% पोस्टें खाली हैं इस वजह से, और इसलिए खाली हैं
कि जो लोग एग्जाम पास करके वहां पहुंचे हुए हैं उनकी जगह लेटरल एंट्री के नाम पे आरएसएस के लोगों को डायरेक्टली डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। और इसके लिए 400 पोस्टें रिजर्व भी डीओपीटी ने की है। ये मैं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पे प्रमोशन बेवजह से रोकी है। हम तो यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब वो आरएसएस के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। जो डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर जेएस की पोस्टें हैं वहां पे भी वही लोग आएंगे। और इसलिए प्राइवेटाइजेशन आप कर दे रहे हैं, आप एग्जाम कर देते हैं। एसएससी के एग्जाम हुए लास्ट ईयर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, 2 साल हो गया, अब दिसंबर में रिजल्ट आया। 3-3 साल तक आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। और क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सुर्खियां पैदा करने के लिए ये कह देते हैं कि हमने नौकरियां निकाल दी, और प्रक्रिया को इतना लंबा करते हैं कि नौकरी देनी ना पड़े। इसका जवाब दीजिए। और यही नहीं, जो नौकरियां निकाल भी देते हैं, पिछले साल 22 एग्जाम के पेपर लीक हुए, 22 एग्जाम के पेपर लीक हुए। छात्र करे क्या? वो सड़कों पे नहीं आएगा क्या? उसको वो बैठे बैठे देखता रहे कि पहले तो हम पढ़े तो नौकरी नहीं मिले, नौकरी जब मांगने जाए तो डंडे मिले, एग्जाम देने जाए तो पेपर लीक करके आप किसी और को दे दें। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, नहीं बिल्कुल, बहुत सी परेशानियों का सामना है। स्टूडेंट को घर वाले पढ़ाते हैं कि ये घर का सहारा बनेंगे, मां बाप का सहारा बनेंगे, और पढ़ने लिखने के बाद उनके लिए रोजगार नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। उदय सिंह जी कह रहे थे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया छात्रों ने। ये बिल्कुल ही गलत है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिए कि जो भर्तियां 2019 से निकाली गई हैं, अभी तक भर्ती नहीं हुई है, और उसका जो पैसा ले लिया है, कहीं 1350 करोड़ रुपया ले लिया है, कहीं 500 करोड़ रुपया ले लिया है, कहीं 780 करोड़ रुपया ले लिया है, कहीं 962 करोड़ रुपया ले लिया है। ये जो पैसा अभ्यर्थियों का सरकार के पास जमा है, उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? इस दुनिया का जो सबसे कीमती चीज है वो समय है। आप युवाओं का समय ले रहे हो, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो, पूरी जवानी खत्म हो जाती है तैयारी करने में। इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह आदमी तैयारी करने जाता है, पटना। उसके बाद आप कहते हो कि भाई संपत्ति का नुकसान कर दिया। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर रेल मंत्री जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो क्या जिस अभ्यर्थी की लाठी लगी है वो लाठी वापस हो जाएगी? जिस अभ्यर्थी का पैर टूट गया वो पैर वापस हो जाएगा उसका? जिस अभ्यर्थी की स्लिप डिस्क हो गया वो वापस हो जाएगा? क्या जिसका उंगली टूट गई उंगली वापस हो जाएगी? मतलब इतनी संवेदनहीनता मत करिए, मानवता को मत मारिए। देश सबका है, इसी में आपको भी रहना है, इसी में पूरे देश को भी रहना है। ऐसा मत करिए। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। दरोगा भर्ती 2017 में लीक हो गया, जैसे योगी जी आए थे। उसके बाद 2018 में यूपीपीसीएल की भर्ती लीक हो गई। यूपी ट्रिपल एससी का लोअर सबऑर्डिनेट का पर्चा लीक हो गया है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पर्चा लीक हो गया है। यूपी आरक्षी का पर्चा लीक हो गया है। यूपी टेट का पर्चा लीक हो गया। आप मुझे बताइए कि यूपी टेट की जो परीक्षा थी उसका जो पर्चा फोटोकॉपी की दुकान पे बिकने लगा। आप परीक्षा की संवेदनहीनता को खत्म करते जा रहे हैं और छात्रों से उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे संवेदनशील रहें। तो ये दोनों डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते हैं। आपको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, जवाबदेही के साथ। बहुत गंभीर मसला है, जारी करते हैं। बहुत गंभीर मसला, इस पर सरकार को सोचना होगा। मैं तौकीर आलम साहब, अब जो सरकार कह रही कि कमेटी बनाई गई, जांच चल रही है और उसके बाद मसला हल हो जाएगा, 2019 का ये पूरा मसला और अब हंगामा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कमेटी मसला हल कर पाएगी? सरकार की नीयत क्या ठीक लग रही है आपको? ये तो सिर्फ छात्रों को गुमराह करने की एक साजिश मुहिम है। ये कमेटियां न कल काम की दिन आज करेंगे। ये सिर्फ छात्र के उम्र को शांत करने का एक मुहिम है। छात्र कहता है कि हमारे सरकारी संस्थाओं को अपने प्राइवेट क्यों करते हैं, हमें रेगुलर को आप पेट्रोल सिस्टम में क्यों लाना चाहते हैं। मैं जब अपने न्याय के लिए जब धरना प्रदर्शन में बैठता हूं तो मुझे हम पे हमला क्यों किया जाता है, उस पर बात करें ना। युवाओं को आप अपराधी क्यों कहते हैं? वो आपसे मांग कर रहा है, आप उसे अपराधी कहते हैं, आप उसे उपद्रवकारी कहते हैं, क्योंकि अपना न्याय मांगने के लिए उसका संविधान में अधिकार है। ठीक है, वो धरना पे बैठा हुआ है। ठीक है, उदय कुमार सिंह जी, देखिए कई सवाल हैं। सप्पल जी ने भी सवाल किया और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने और तौकीर आलम साहब ने और धर्मेंद्र यादव जी ने तो पूरी सीरीज बता दी कि यूपी सरकार में कितने ऐसे एग्जाम हुए जिनके पेपर लीक होने की सीरीज चलती रही। तो बिल्कुल सरकार की संजीदगी या गंभीरता बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आप सुनिए, हमें भी बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि हम पे 3 तरफ से आप अटैक करवा रहे हैं। नहीं भाई, इसलिए तो आपको जी बोलिए। नहीं, धर्मेंद्र जी के परिवार की जब सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो नियुक्तियां किस तरीके से होती थी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब रहा प्रश्न कि धर्मेंद्र जी ने कुछ बातें बिल्कुल सही कहा है, जैसे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से लैप्सेज हुए हैं,
अगर 3 वर्ष पहले इस वैकेंसी को निकाला गया तो इतना समय क्यों लगा इसको भरने में, यह एक गंभीर मुद्दा है। और ये कमेटी अगर इस बात को जांच करेगी तो इसको भी गंभीरता से देखेगी। यह निश्चित तौर पे हम लोग भी बिल्कुल ये बात को समझ रहे हैं, पूरी सरकार इस पे सचेत और संवेदनशील है। जो छात्रों का गुस्सा है, उस गुस्से का जो गंभीर जो 2-3 इश्यूज थे, उन सभी इश्यूज को सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है और उनका रिड्रेसल होगा। आज हम सुन रहे थे आप ही के चैनल पे माननीय सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे थे और उन्होंने लगभग सहमति जताई कि जो 2-3 मुद्दे छात्रों के हैं, जैसे सबसे बड़ा जो इशू था उनका ये कहना था कि एक ही अभ्यर्थी का 4-5 सीट्स पे रिजल्ट निकाल दिया गया और इससे ये हुआ कि जो 3-4 और जो पद थे उनके जो कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स थे वो उस पूरे स्क्रीन आउट हो गए, उस कंपटीशन से वो बाहर चले गए। तो ये सब जो टेक्निकल इश्यूज हैं ये गलत हुआ है। अगर ऐसा हुआ है और इससे नुकसान हुई है तो हम लोग इसको कम से कम देखिए, एडमिट करते हैं। स्टूडेंट ने हंगामा किया, बिहार बंद मनाया गया और सारी चीजें हुई, सरकार तो कम से कम जागी है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, क्या आपको लग रहा है कि सरकार की जो नियत है वाकई में आगे काम होगा? 2019 से जो मामला लटका हुआ है उस पर अब काम करेगी सरकार? उदय सिंह जी प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ये किस परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है कि कोई मान लीजिए किसी कैटेगरी का कहीं और जाएगा, आगे बढ़ के जाएगा, या कोई जो 2 तरह का क्वालिफिकेशन रखता है दोनों जगह बैठेगा। अगर आप उसको बैठाएंगे नहीं तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो जाएगा। फिर आप इस बात को संरक्षण नहीं ले सकते इस बात से। ये सब चीजें जो आपकी परीक्षा की प्रक्रिया के पार्ट हैं, इसको तो आपको पहले से पता होना चाहिए। कोई नई बात तो आई नहीं है इसमें कि भाई इसमें नई बात आ गई और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो परीक्षा कराता है उसको पता ही नहीं था ये सब कैसा हो जाएगा और अचानक हो गया, इसलिए वो इसका इंतजाम नहीं कर पाई। इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सब बातें हर परीक्षा में होती हैं और हर परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल है। तो इसमें आप लैप्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें लापरवाही कर सकते हैं। लैप्स कह देना बहुत आसान लग रहा है पर वो लापरवाही है और इच्छा शक्ति की पूर्णतः कमी है, संवेदनहीनता का पूरा चरम है। इस बात से एक लंबा वक्त स्टूडेंट ने इंतजार किया है तालीम हासिल करने के बाद। 2019 का मामला और अभी तक वो मामला लटका पड़ा है। स्टूडेंट ने हंगामा किया तो कम से कम सरकार नींद से जागी और अब सरकार वादे कर रही है कि कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के बाद हालात सुधरेंगे। लेकिन यह देखना बहुत अहम होगा, क्या सरकार जो वादे कर रही है और कमेटी बनाई जा रही है, क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो तलबा इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। उदय कुमार सिंह जी, गुरदीप सिंह सप्पल जी और तौकीर आलम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खबर खास में जुड़ने के लिए। आदाब।